हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर के अंतर्गत मगध साम्राज्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवालों को देखने का प्रयास करेंगे। मगध एक विशाल, विस्तृत और समृद्धशाली संपन्न साम्राज्य था। इस साम्राज्य के शासक की बहादुरी, शक्ति, दबंग और दिलेरी पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु विश्व में भी प्रसिद्ध था। इस साम्राज्य के सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था, सैन्य संगठन और शासक की योग्यता को सुनकर बड़े बड़े राजा महाराजाओं की पसीना डर से टपकता था। हालांकि सिकंदर महान अपने मन में विश्व विजय के सपना सजोए अपने विशाल सैनिकों के पैरों तले बड़े बड़े राजा महाराजाओं को रौंदते हुए जब भारत आया था, तो उस समय तक्षशिला के गुरु आचार्य चाणक्य ने महज 14 वर्ष के एक बालक चंद्रगुप्त मौर्य के सहारे उसे वापस लौटने से विवश कर दिया था। तो आइए अद्भुत, गौरवशाली, वैदिक मान प्रतिष्ठा, विश्वगुरु बिहार की वैभवशाली मगध साम्राज्य से रिलेटेड सभी तरह के सवालों को देखने का प्रयास करते हैं। यह उस समय की बात है जिस समय पूरे भारतवर्ष को 16 महाजनपद में विभाजित किया गया था। 16 महाजनपद इस प्रकार से थे: काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, अंग, मगध, अवंती, मलाल, वाजी, वत्स, अस्कमस, कंधार, कंपोज, सुरसेन, चेती। अब दोबारा इसको इस तरह से देखेंगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। काशी, कौशल, कुरु, पंचाल, अंग, मगध, अवंती, मलाल, वाजी, वत्स, अस्कमस, कंधार, कंपोज, सुरसेन, चेती। ये 16 महाजनपद पूरे भारतवर्ष में थे और इन्हीं 16 महाजनपद में मगध भी एक महाजनपद हुआ करता था। मगध में ऐसे ऐसे राजवंशों के राजाओं ने शासन किया जिससे मगध को एक विशाल और विस्तृत समृद्धशाली बनाने में काफ़ी योगदान दिया उन्होंने। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी से सभी राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे और इनमें से देखेंगे कि सबसे पहले या उसके बाद और या तो सबसे लास्ट में किस तरह का कौन सा राजवंश आया था। तो आइए देखते हैं, एक एक करके बारी बारी से सभी राजवंशों के बारे में चर्चा करते हैं। तो मगध में सबसे पहले जो आया था हर्यक वंश, इसके बाद आया शिशुनाग वंश, इसके बाद नंद वंश और अंत में मौर्य वंश। सबसे पहले आते हैं हर्यक वंश और हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था और बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठते हैं और इनका कार्यकाल 493 ईस्वी पूर्व तक रहा। इनका अन्य नाम भी था श्रेणिक या श्रोणिक के नाम से भी इसे जाना जाता है। इन्होंने अपना राजधानी राजगीर बनाया। राजा पूरी तरह से शासन या राजगद्दी पर बैठ चुके थे। अब उसके पास सामने था कई तरह का योजना देकर उस राज्य को एक विस्तार देना या फिर बोल सकते हैं इसका विकास करना या विकसित करना। तो राजा जो बिंबिसार थे उन्होंने क्या किया, कई तरह के नीति अपना के जिन्होंने अपना राज्य का विस्तार किया। सबसे पहले उनके पास नीति आता है विवाह नीति अपनाकर। उन्होंने कई विवाह नीति या फिर बोल सकते हैं विवाह संबंध बना के अपना राज्य का विस्तार किया था। विवाह संबंध में सबसे पहले कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशल्या से वो विवाह कर लेता है और इसके बाद उससे दहेज स्वरूप काशी प्रांत को वह अपने राज्य में मिला लेता है। ठीक है। दूसरा विवाह हुआ वैशाली के चटक की पुत्री जिसका नाम था चलना से विवाह हो जाता है और उसे भी अपना प्रांत में या राज्य में मिला लेता है। ठीक है। और इस तरह से ये दो राज्य या फिर दो प्रांत को उन्होंने अपने राज्य मगध में सम्मिलित कर चुका था और ये एक तरह से धीरे धीरे करके ऐसे बोल सकते हैं कि मगध का विस्तार होना शुरू हो चुका था। अगला जो है पंजाब प्रांत का मध्य देश, उस समय पंजाब को मध्य देश के नाम से जाना जाता था। उन्होंने वहाँ के राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह किया। ठीक है। और इस तरह से इन्होंने 3 विवाह पूरी तरह से की थी और इस सबसे पहले इनमें से महाकौशल्या, सेकेंड वाली चेलना और थर्ड वाली जो थी वो थी क्षेमा। और इस तरह से दहेज स्वरूप जो प्रांत उसे मिलते गए वो मगध प्रांत में मिलाते गया। बाकी जो कुछ बचे कुछ क्षेत्र थे वो अपने मित्रता संबंध बना के उसे अपने साथ कर लिया था। इस तरह से कूटनीतिक या राजनीतिक चाल जो है उसका सफल हो रहा था और इस तरह ये बिंबिसार ने अपना राज्य का विस्तार आसानी से कर चुका था। अब राजा जो है पूरी तरह से शक्तिशाली और एक तरह से बोल सकते हैं राज्य का विस्तार कर चुका था। क्यों नहीं करेगा? अब क्योंकि 3-3 राज्य उन्होंने 3-3 प्रांत को अपने प्रांत में मिला चुका था, साथ ही साथ उसके पास 3 रानियां भी थी। राजा बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा था। ऐसे कोई भी महसूस कर सकता है क्योंकि उन्होंने 3-3 राज्य को जीत लिया था, साथ ही साथ उसके पास 3 रानियां भी थी।
पहली वाली रानी बोलती कि हम राजा को आज सबसे अच्छा चीज़ खिलाएंगे, तब सेकंड वाली या थर्ड वाली बोल लेती थी हम तो रोज निमन चीज़ खिलाएंगे। बिंबिसार की पहली रानी महाकौशल्या से अजातशत्रु नामक एक पुत्र की प्राप्ति होता है। दूसरी रानी चेलना से हाल बेहाल नामक 2 पुत्र की प्राप्ति होता है। और अगला जो है तीसरा नंबर वाली क्षेमा, उससे प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वो एक तरह से राजकुमारी के जैसे ही रह जाती है। एक बार अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत पंडु रोग से ग्रसित हो गए थे, तो उस समय बिंबिसार ने अपना राजवेद, जिसका नाम था जीवक नामक राजवेद को चंद्रप्रद्योत की सेवा के लिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं उपचार के लिए भेजा था। ये सवाल बहुत बार आते रहता है। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की सेवा के लिए जो राजवेद बिंबिसार ने भेजा था, उसका नाम क्या है? तो नाम याद रखेंगे, जीवक नाम था। हर्यक वंश का अगला शासक अजातशत्रु अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है 493 ईस्वी पूर्व में। 493 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार की हत्या करने के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठते हैं और इनका कार्यकाल 461 ईस्वी पूर्व तक रहता है। अजातशत्रु का अन्य नाम कुनिक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। अजातशत्रु के एक मंत्री थे जिसका नाम था वर्षाकार। उन्होंने अपने मंत्री वर्षाकार की मदद से काशी और वैशाली को भी जीत लिया था। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घट गया था, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में हो जाता। उस समय महात्मा बुद्ध मात्र 80 वर्ष के थे। ठीक है। और इस तरह से महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने के बाद अजातशत्रु ने उसका अवशेष प्राप्त किया और राजगीर में एक स्तूप बनवाया। स्तूप बनवाने के बाद अजातशत्रु प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन, या फिर बोल सकते हैं प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में संपन्न कराया था। तो ये महत्वपूर्ण कार्य जो है अजातशत्रु के शासन काल के दौरान हो गया था। अब इसे याद रखेंगे, जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। यहाँ से एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। ये है भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना 4 मई 1955 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कराई थी और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय मुंबई बनाया गया था। अभी या इसके वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर जी हैं। यहाँ से आप करंट से रिलेटेड सवाल है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बाद अगला शासक के बारे में आते हैं। हर्यक वंश का अगला शासक उद्यान होता है। उद्यान 461 ईस्वी में अपने ही पिता अजातशत्रु की हत्या कर देता है और मगध के सिंहासन पर बैठ जाते हैं और इसका शासनकाल कुछ साल तक चला और इसके बाद कई राजा इससे हर्यक वंश में आते रहे और अंतिम राजा जो है या अंतिम शासक जो है नागदशक होता है। उद्यान से रिलेटेड बहुत सारा महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, इससे रिलेटेड 1 या 2 सवाल छोटे मोटे बनेंगे तो यहाँ पर देख लेंगे। उन्होंने जो राजधानी राजगीर था, राजगीर से पाटलिपुत्र वापस लाया था। उद्यान ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी और इसी तरह से अजातशत्रु ने भी अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, जिस कारण इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल आएगा कि पितृहंता वंश के नाम से किस वंश को जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसके अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। नागदशक का एक मंत्री था, उस समय उसको आमत्य बोला जाता था, शिशुनाग। शिशुनाग ने अपने ही शासक या फिर राजा बोले तो नागदशक की हत्या कर दी और हर्यक वंश के जगह पर एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम है शिशुनाग वंश। अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे शिशुनाग वंश किस तरह से मगध की सिंहासन पर बैठते हैं, आसीन होते हैं और अपने शासन या राजकाज की देखभाल करते हैं या राजकाज संभालते हैं। अगला जो है शिशुनाग वंश है। शिशुनाग 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 345 ईस्वी पूर्व तक मगध की गद्दी पर सिंहासन पर शासन करता है। इस समय हर्यक वंश का शासक नागदशक था। उस समय मगध का राजधानी पाटलिपुत्र था। उन्होंने पाटलिपुत्र से राजधानी को हटा के वैशाली ले गए थे और उन्होंने एक काम महत्वपूर्ण किया था, वो उसके शासनकाल में एक ही काम हो पाया था, उन्होंने अवंती प्रांत को मगध में मिला लिया था।
ठीक है, ये 2-3 सवाल शिशुनाग से बनते हैं जिससे आप याद रख पाएंगे। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक थे। ठीक है, कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 395 ईस्वी पूर्व में मगध की सिंहासन पर बैठते हैं और ये जो है 366 ईस्वी पूर्व तक मगध पर शासन करता है। ठीक है, कालाशोक के 10 पुत्र थे और 10 पुत्रों ने बारी बारी से एक एक करके मगध पर शासन किया। कालाशोक ने सेकेंड बौद्ध संगति वैशाली के महावन में 383 ईस्वी पूर्व में संपन्न कराया था। इन्होंने अपना राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र वापस लाया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इससे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनता है जिससे आपको परेशान होना है। इससे अंतिम शासक के रूप में याद रखेंगे शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नागदशक। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या महापद्मनंद ने कराया था। महापद्मनंद ने नंदीवर्धन की हत्या करा के हर शिशुनाग वंश के जगह पर एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था नंदवंश। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए जिस कारण इसे नंदवंश के नाम से भी जाना जाता है। महापद्मनंद ने नंदवंश की स्थापना 344 ईस्वी पूर्व में किया था और इसकी कार्यकाल या फिर बोल सकते पूरी तरह से नंदवंश की कार्यकाल 323 ईस्वी पूर्व तक बना रहा। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सैनिकों का मालिक या विशाल सैनिकों का मालिक। महापद्मनंद को परशुराम की दूसरी अवतार या फिर दूसरा रूप कह के भी संबोधित किया जाता था। महापद्मनंद केंद्रीय शासन पद्धति को अपनाया और इस तरह से बोल सकते हैं भारतीय इतिहास में केंद्रीय शासन पद्धति का जनक जो है महापद्मनंद था। उन्होंने एकराट की उपाधि धारण की। एकराट का मतलब होता है एकमात्र राजा, यानी कि पूरे भारतवर्ष में एकमात्र राजा कौन होगा? महापद्मनंद। और इस तरह से हम बोल सकते हैं भारतीय इतिहास का फर्स्ट साम्राज्य निर्माता के रूप में भी इसे समझ सकते हैं या जाना जाता है। महापद्मनंद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था और वहाँ से जिनसेन की मूर्ति मगध ले आया था। ये पता कहाँ से चलता है? कलिंग राजा जो थे खारवेल के एक हाथी गुफा अभिलेख से ये पता चल पाता है कि कलिंग पर उन्होंने विजय प्राप्त करके जिनसेन की मूर्ति जो वहाँ थी उन्होंने मगध लाया था और मगध में स्थापित कर दिया था। और नंदवंश का अंतिम शासक या बोल सकते हैं अंतिम राजा जो था घनानंद था। घनानंद को उग्रभोज के नाम से भी जाना जाता है और घनानंद के शासन काल में ही सिकंदर महान भारत में प्रवेश किया था और उन्हीं को रोकने के लिए चाणक्य ने घनानंद के दरबार में आके उसे रिक्वेस्ट किया था कि वो सिकंदर को रोके, लेकिन घनानंद ने उसे ठुकराया ही नहीं बल्कि चाणक्य को भी अपमानित करके दरबार से बाहर निकलवा दिया था, जिससे चाणक्य को बहुत गुस्सा आता है और नंदवंश को समाप्त करने का कसम खा लेता है। और चाणक्य ने एक बालक चंद्रगुप्त मौर्य के सहारे सिकंदर महान को भी यहाँ से वापस भेजने से मजबूर कर दिया और साथ ही साथ घनानंद को परास्त करके उस नंदवंश के जगह पर एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था मौर्य वंश। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मौर्य वंश के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि वहाँ से बहुत सारा सवाल बनता है, बहुत सारा सवाल आता है आपके वनडे एग्जाम के लिए, तो खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। अगला राजवंश मौर्य वंश के साथ हम लोग फिर से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।